चलिए देखिए, गुरुकुल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आज बायोलॉजी की क्लास का फिर से प्रारंभ हो रहा है। और लास्ट टर्म पे हम लोग जिस चीज़ को देख रहे थे वो था डाइजेस्टिव सिस्टम। और डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोगों ने जो देखा था मुख गुहा पढ़ ली थी। गुहा के बाद अमाशय पढ़ा और अमाशय के बाद हमारे पास अब पढ़ने के लिए आता है छोटी आंत। तो स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसको आप कहते हो छोटी आंत, छोटी आंत। चलिए, छोटी आंत की अगर बात करते हैं तो छोटी आंत का जो पीएच मान होता है, छोटी आंत का जो पीएच मान होता है वो 8 से 8.4। मतलब छोटी आंत का जो पीएच मान होता है वो कैसा होता है? क्षारीय होता है। छोटी आंत का पीएच मान कैसा होता है? क्षारीय। सेकेंड चीज आपके पास आती है कि छोटी आंत में जो पहला पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, पहला पॉइंट तो पीएच हो गया और सेकेंड पॉइंट आपके लिए आया कि आहार नाल में जो छोटी आंत होती है तो इसकी लंबाई जो होती है अबाउट 50%। अगर आपके आहार नाल की लंबाई जो होती है, हम लोग के आहार नाल की लंबाई जो है लगभग 8 से 10 मीटर है, जिसमें से 4.5 मीटर से 5 मीटर लेंथ किसकी होती है? छोटी आंत की होती है। अब बात ये आती है आहार नाल में, पहले सेकेंड पॉइंट आता है कि सबसे अधिक पाचन, सबसे अधिक पाचन की क्रिया, ठीक है, सबसे अधिक पाचन की क्रिया जो होती है वो आहार नाल में ही संपन्न होती है। सबसे अधिक पाचन की क्रिया आहार नाल में, सबसे अधिक पाचन की क्रिया, ठीक है, सबसे अधिक पाचन की क्रिया छोटी आंत में क्या होती है? संपन्न होती है। छोटी आंत में संपन्न होती है। ठीक है, एक चीज ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो सबसे अधिक पाचन की क्रिया आहार नाल के किस हिस्से पे चलती है? वो है आपका छोटी आंत। अब थर्ड पॉइंट क्या है? पाचन की क्रिया पूर्ण कहाँ पर होती है? छोटी आंत में। तीसरा पॉइंट क्या होता है? पाचन की क्रिया पूर्ण कहाँ पर होती है? पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है? तो पूर्ण पाचन जो होता है वो होता है आपका, फिर कहाँ पे आंसर लगेगा? छोटी आंत पे। कहाँ पे आंसर आएगा? छोटी आंत में। पाचन पूर्ण कहाँ पर होता है? तो छोटी आंत में होता है। जब पाचन की क्रिया पूर्ण हो जाती है छोटी आंत पे, तो फिर भोजन से जो पोषक तत्व क्या होते हैं वो अलग हो जाते हैं। इन पोषक तत्वों का अवशोषण, इन पोषक तत्वों का अवशोषण, इन पोषक तत्वों का अवशोषण जो होता है वो छोटी आंत के माध्यम से होता है। पोषक तत्वों का अवशोषण जो है, पोषक तत्वों का अवशोषण, पोषक तत्वों का अवशोषण ये छोटी आंत करती है। कौन करता है? छोटी आंत करती है। ठीक है, तो छोटी आंत में पहला पॉइंट देखा हमने, इसका पीएच वैल्यू जो है वो 8 से 8.4 और सर्वाधिक पाचन की क्रिया छोटी आंत में चलती है। फिर थर्ड पॉइंट आता है पाचन की क्रिया पूर्ण कहाँ पर होती है? तो पाचन की क्रिया पूर्ण होती है छोटी आंत पे। फिर आया पाचन के बाद भोजन के पोषक तत्वों का अवशोषण कौन करता है? छोटी आंत में। लेकिन अब बात आती है कि आखिर पोषक तत्वों का अवशोषण छोटी आंत में होता तो है, लेकिन किसके द्वारा? मतलब पोषक तत्व, आपका जो फिफ्थ पॉइंट आएगा वो ये है, पोषक तत्व से अवशोषित तो छोटी आंत में हो रहे हैं, लेकिन ये पोषक तत्व अवशोषित कौन करता है? ठीक है, किसके माध्यम से? ऐसी कौन सी संरचना छोटी आंत में है जो कि पोषक तत्वों को अवशोषित करती है? तो पोषक तत्वों का अवशोषण कौन करता है? रसांकुर। कौन करता है? रसांकुर। रसांकुर को इंग्लिश में कहते हैं विलाई। कौन करता है? विलाई। तो पोषक तत्वों का अवशोषण रसांकुर के द्वारा होता है। रसांकुर के द्वारा होता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। थर्ड
चीज आती है कि पोषक तत्व छोटी आंत में अगर अवशोषित हो रहे हैं तो फिर जा कहाँ पे रहे हैं। तो पोषक तत्व जो होते हैं, तो ये नेक्स्ट पेज पे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए, पोषक तत्व जो होते हैं, ठीक है, पोषक तत्व छोटी आंत से, पोषक तत्व छोटी आंत से, पोषक तत्व छोटी आंत से कहाँ जाते हैं? यकृत में जाते हैं। कहाँ जाते हैं? यकृत में। तो पोषक तत्व छोटी आंत से कहाँ पे जाते हैं? यकृत में पहुंचते हैं, पहुंचते हैं। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, मतलब कि सर्वप्रथम पोषक तत्व एब्जॉर्ब होते हैं छोटी आंत में, और वो ट्रांसफर कहाँ पर होते हैं? उनका स्थानांतरण कहाँ पर होता है? लीवर में, मतलब वो लीवर में जाते हैं। और फिर बात आती है, आखिर कौन ले जाता है? कौन ले जाता है इन पोषक तत्वों को लीवर में? तो फिर बात आती है कौन ले जाता है। तो कौन ले जाता है? तो उस रक्त वाहिनी का नाम होता है, उस रक्त वाहिनी का नाम होता है यकृत निर्वाहिका शिरा। यकृत निर्वाहिका शिरा। वो पोषक तत्व कौन एब्जॉर्ब करता है? यकृत निर्वाहिका शिरा, जिसको आप कहते हो हेपेटिक पोर्टल वेन। हेपेटिक पोर्टल वेन। तो यह लाइन क्या बता रही है आपको कि पोषक तत्व तो छोटी आंत एब्जॉर्ब करती है, लेकिन वो पोषक तत्व एब्जॉर्ब होके लीवर में ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, लेकिन किसके द्वारा ट्रांसफर होते हैं? तो वो है हेपेटिक पोर्टल वेन के द्वारा जो होते हैं वो स्थानांतरित हो जाते हैं। सही है। इसके बाद बात आती है छोटी आंत का, तो काम यहाँ पर फिलहाल कैसा हो गया है? पूरा। और फिर बात आती है भोजन अब आगे की ओर बढ़ता है और वो जाता है आपकी बड़ी आंत पे। बड़ी आंत, तो पोषक तत्व कहाँ स्थानांतरित हो रहा है? बड़ी आंत में, जिसको आप क्या कहते हो? लार्ज इंटेस्टाइन। जिसको आप क्या कहते हो? लार्ज इंटेस्टाइन। अब भोजन छोटी आंत से ट्रांसफर हो जाता है, तो ये बड़ी आंत में। बड़ी आंत में जब भोजन पहुंचता है तो क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं वहां पर, तो इनको पॉइंट वाइज देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बड़ी आंत का पीएच मान देखते हैं, और वही पीएच मान होता है जो कि हमारी छोटी आंत का था। ठीक है, मतलब ये भी किस प्रकार का माध्यम लेती है? क्षारीय माध्यम को एक्सेप्ट करती है। फिर बात आती है सेकंड पॉइंट, पाचन से संबंधित यहाँ पर कोई कार्य नहीं होता। मतलब ये है कि भोजन का पाचन जो है, भोजन का पाचन ये बड़ी आंत में नहीं होता, बड़ी आंत में नहीं होता, नहीं होता है। तो इसके बाद थर्ड चीज आई कि भी बड़ी आंत में क्या काम हो रहा है? भाई आहार नाल तो बनी थी भोजन को पचाने के लिए, लेकिन बड़ी आंत में थी पाचन की क्रिया नहीं हो रही है। उसका रीजन अब हम लोग देखते हैं। तो ये क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि भोजन का पाचन छोटी आंत में पूरा हो चुका है। आप देखिएगा, अगर हम प्रीवियस चैप्टर पे, प्रीवियस पेज पे जाकर देखते हैं तो पाचन की क्रिया जो पूर्ण हो रही है वो हमारी यहीं पर हो गई है। इसका मतलब पाचन के लिए अब कुछ बचा ही नहीं है, इसलिए पाचन जो है बड़ी आंत में संपन्न नहीं होता। फिर नेक्स्ट बात आती है कि बड़ी आंत का क्या उद्देश्य है। तो बड़ी आंत जो होती है कुछ मात्रा में, बड़ी आंत क्या करती है? कुछ मात्रा में जल, कुछ मात्रा में जल और कुछ मात्रा में विटामिन्स, कुछ मात्रा में विटामिन्स का क्या कर लेती है? अवशोषण करती है, अवशोषण करती है।
ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो बड़ी आंत क्या काम करती है, कुछ मात्रा में विटामिन और कुछ मात्रा में जो है जल का अवशोषण करती है। लेकिन ध्यान रखने वाली चीज है, मात्रा क्या लिखी गई है, कुछ। ऐसा नहीं है कि सारा जल बड़ी आंत में ही क्या हो, एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, हमारा जो पानी है वो आहार नाल के से अलग अलग हिस्सों में एब्जॉर्ब होता रहता है, लेकिन अगर आवश्यकता पड़ी तो यहाँ पर भी क्या होगा, वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 4th पॉइंट आप पढ़ चुके हो, विटामिन्स में कुछ विटामिन्स जो होते हैं, कुछ विटामिन्स जो हैं वो बड़ी आंत में बनते भी हैं। कुछ विटामिन ये बड़ी आंत में बनते हैं, तो वो आखिर कौन से हैं देख लेते हैं। ठीक है, में बनते भी हैं, ठीक है, लेकिन बहुत सूक्ष्म मात्रा में बनते हैं, जैसे कि विटामिन B12 और विटामिन के। तो ध्यान रखिएगा, विटामिन B12 और विटामिन के बड़ी आंत में बनते भी हैं। तो हमने देखा बड़ी आंत में भी हमने सारे पॉइंट पढ़ लिए। इस प्रकार हमने आहार नाल का सही समस्त भाग पढ़ लिया। लेकिन अब हमारे पास पढ़ने के लिए आता है हमारी पाचन ग्रंथियाँ। सही है, देख लेते हैं पाचन ग्रंथियाँ। पाचन ग्रंथियों में सबसे मुख्य जो पाचन ग्रंथि होती है वो है लीवर। वो है लीवर यानी कि यकृत। पाचन ग्रंथियों में सबसे मुख्य पाचन ग्रंथि होती है लीवर यानी कि यकृत। अब सही है, तो ये हमारे पास क्या, पाचन ग्रंथियां। पाचन ग्रंथि क्या है, पाचन ग्रंथि। सही है, तो पहली पाचन ग्रंथि हमें क्या पढ़नी है, सही है, लीवर पढ़नी है। पहली पाचन ग्रंथि क्या पढ़नी है हमें, लीवर। तो देखते हैं लीवर में तो पहली विशेषता ये है कि इसके सारे पॉइंट्स होते हैं बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, और सारे पॉइंट आपको रिमेंबर हमेशा याद होने चाहिए, अक्सर रिपीट हो जाते हैं। अब पेपरों में अक्सर पूछ ले जाते हैं। तो लीवर की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, लीवर। ठीक है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, तो वो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, लीवर होती है, यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, लीवर। सही। सेकंड पॉइंट आता है कि मानव शरीर का अगर हम पूछे सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, सबसे बड़ा, सही है, अंग अगर पूछा जाए तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग जो होता है वो होती है स्किन, यानी कि वो क्या है, त्वचा। और ना ऑप्शन मिलने पर आपका सेकंड विकल्प क्या सही होगा, लीवर। सेकंड विकल्प क्या सही होगा, लीवर। तो मानव शरीर में सबसे बड़ा ऑर्गन्स कौन सा है, तो फिर स्किन फर्स्ट ऑप्शन पे, और फिर सेकंड ऑप्शन पे आपको अगर ना दें तो फिर सेकंड ऑप्शन पे हमारे पास क्या सही होगा, लीवर। इसके बाद लीवर में थर्ड पॉइंट, लीवर का जो तीसरा पॉइंट होता है वो विटामिन ए से संबंधित होता है, विटामिन ए। तो विटामिन ए जो होता है वो बनता कहाँ पर है, बनता है लीवर में, बनता है लीवर में। कहाँ बनता है, लीवर में बन रहा है। और ये इसका संग्रह जो होता है वो भी कहाँ पर होता है, इसका संग्रह भी जो है वो कहाँ पर है, लीवर में ही होता है। तो विटामिन ए जो है वो लीवर में बनता भी है, और विटामिन ए लीवर में स्टोर भी होता है। कैसे होता है तो आप उसको जरा यहाँ पर देखिएगा। ठीक है, आप विटामिन ए का जो स्रोत आप जिसको कहते हो वो है गाजर। ठीक है, गाजर में विटामिन ए का स्रोत, गाजर विटामिन ए का स्रोत है। लेकिन अगर गाजर विटामिन ए का स्रोत है तो फिर लीवर क्यों बना रहा है, ठीक है, तो ये चीज़ सुनिएगा। तो गाजर जो है विटामिन ए पाया नहीं जाता है। गाजर में एक चीज़ होती है कैरोटीन। गाजर में क्या चीज़ पाई जाती है, कैरोटीन। और इस कैरोटीन के कारण गाजर का जो रंग हो जाता है वो आपका किस रंग का हो जाता है, लाल रंग का। कैरोटीन के कारण गाजर का रंग किस प्रकार का दिखाई देता है, ये लाल रंग। यही कैरोटीन जब आप खाते हो तो ये कैरोटीन जब छोटी आंत में पहुंचता है तो फिर जो है छोटी आंत इसे एब्जॉर्ब कर लेती है। जैसे कि हमने आपको पिछले टॉपिक में बताया कि सारे पोषक तत्व कहाँ पर अवशोषित होते हैं, छोटी आंत। तो गाजर में डायरेक्ट
डायरेक्ट विटामिन ए नहीं होता, गाजर में होता है कैरोटीन, कैरोटीन के कारण गाजर का रंग लाल होता है। और जब ये कैरोटीन आपकी छोटी आंत में पहुंचती है तो इसका क्या होता है, अवशोषण, इसका क्या हो जाता है, अवशोषण। और अवशोषण के बाद यह पहुंच जाता है कहां पर, लीवर में, क्योंकि पोषक तत्व अवशोषित हो जाने के पास कहां पहुंचते हैं, लीवर में। फिर लीवर क्या करता है, इस कैरोटीन को विटामिन ए में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। तो विटामिन ए बनता लीवर पे है और लीवर में ही क्या हो जाता है, ये स्टोर हो जाता है। नेक्स्ट चीज आती है पढ़ने के लिए पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर जो 4th है वो है ये, पॉइंट नंबर जो 4th है वो है आपके पास यूरिया से रिलेटेड। यूरिया, ठीक है, यूरिया का जो निर्माण होता है, यूरिया का निर्माण जो है यूरिया का निर्माण जो है वो लीवर में होता है। यूरिया का निर्माण कहाँ पर होता है, लीवर में। ठीक है, ऐसी क्या चीज़ थी हमारी बॉडी में जिसने यूरिया बनाई, तो यूरिया जो प्रोडक्ट होता है वो प्रोटीन का प्रोडक्ट है। मतलब प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म के दौरान कौन सी चीज़ उत्पन्न होती है, यूरिया। जैसे कि आप देखिएगा, सही है, देखिए कैसे यूरिया बनता है। तो आपने भोजन में क्या ली थी, प्रोटीन। आपने भोजन में क्या ली थी, प्रोटीन। प्रोटीन का जब पाचन हुआ तो प्रोटीन कन्वर्ट हो गई एमिनो एसिड्स में, अमीनो एसिड्स पे। और एमिनो एसिड जब हमारी बॉडी में जो एमिनो एसिड हमारी बॉडी में एक्सेस अमाउंट में होते हैं, जिनकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो एमिनो एसिड्स जो होते हैं, ये वो उन एमिनो एसिड को बॉडी अब रखेगी नहीं। उन एमिनो एसिड्स को बॉडी किस में कन्वर्ट कर देती है, अमोनिया में। सही है, अमोनिया में। यह काम कहाँ पर हो रहा है, लीवर में। यह काम कहाँ पर हो रहा है, लीवर में। तो अमीनो एसिड को किस में बदला गया, अमोनिया में। ठीक है, अब यही अमोनिया CO2 से क्रिया करके क्या बनाएगी, यूरिया। मतलब ये पूरा प्रोसेस जो है वो कहाँ पे चल रहा था, लीवर में चल रहा था। लीवर में क्या किया, जो हमारे पास जो अमीनो एसिड एक्स्ट्रा थे उसको किस में कन्वर्ट किया, अमोनिया में। और अमोनिया CO2 से क्रिया करके, अमोनिया किससे क्रिया करके, CO2 से, कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके किस में बदल गई है, अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके किस में बदल गई है, यूरिया में बदल गई। तो यूरिया बॉडी में कहाँ बनता है, तो लीवर में बनता है। यह यूरिया फिर जो होता है, यह यूरिया फिर जो है लीवर के द्वारा जो होता है वो वापस ब्लड में क्या कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। और किडनी इस यूरिया को क्या करती है, किडनी इस यूरिया को जो है ब्लड से क्या कर लेती है, निकाल लेती है बाहर। अब हमारे पास नेक्स्ट चीज आती है, अगला पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5, 5वां पॉइंट देखते हैं। ठीक है, 5वें पॉइंट की जब बात आती है तो 5वां पॉइंट आता है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल, तो कोलेस्ट्रॉल जो होता है, कोलेस्ट्रॉल के बारे में पहली चीज तो है, कोलेस्ट्रॉल एक जंतुओं के द्वारा, कोलेस्ट्रॉल क्या है, जंतुओं के द्वारा बनाई गई, जंतुओं के द्वारा बनाई गई, जंतुओं के द्वारा बनाई गई वसा, जंतुओं के द्वारा बनाई गई वसा कौन सी होती है, कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल जो होती है जंतुओं द्वारा निर्मित क्या है, वो फैट है। सही है, मतलब कि हमारा लीवर जिस फैट का निर्माण करता है वो कौन सी है, कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल पे, सही है, सेकेंड पॉइंट, कोलेस्ट्रॉल पे जो दूसरा पॉइंट है कि कोलेस्ट्रॉल का निर्माण, कोलेस्ट्रॉल का जो निर्माण होता है वो लीवर में होता है। कोलेस्ट्रॉल का निर्माण कहाँ पर होता है, यकृत में होता है। ठीक है, फिर बात आती है थर्ड पॉइंट। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल का निर्माण लीवर में होता है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल का टूटना
कहाँ पर होता है? यकृत में, यकृत में, ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल बनता भी लीवर में है और कोलेस्ट्रॉल टूटता भी कहाँ पर है? लीवर में होता है, सही है। अब बात आती है कि कोलेस्ट्रॉल की वैल्यू बॉडी में कितनी होनी चाहिए। तो कोलेस्ट्रॉल का जो स्तर होना चाहिए वो 152, कोलेस्ट्रॉल का जो हमारी बॉडी में स्तर होना चाहिए वो स्तर होना चाहिए 150 से 200 मिलीग्राम पर 100 ml ब्लड, ठीक है, पर 100 ml ब्लड। ये हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का क्या होना चाहिए? स्तर होना चाहिए 150 से 200 मिलीग्राम पर 100 ml ब्लड। अब कोलेस्ट्रॉल के प्रकार, मतलब कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में दो प्रकार का होता है, गुड और बेस्ट। गुड और बेस्ट मतलब अच्छा कोलेस्ट्रॉल और खराब कोलेस्ट्रॉल। तो उसको देखते हैं, जिसके लिए हमें अब नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब बात आती है कोलेस्ट्रॉल की। तो कोलेस्ट्रॉल्स के हम लोग क्या देखने जा रहे हैं? टाइप्स। कोलेस्ट्रॉल्स के क्या देख रहे हैं? प्रकार। तो कोलेस्ट्रॉल दो प्रकार का होता है। पहला कोलेस्ट्रॉल होता है LDL, जिसको हम लोग कहते हैं लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। क्या कहते हैं जिसको हम लोग? लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। और सेकेंड कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो हमारे पास होता है HDL, ठीक है, HDL। और HDL को कहते हैं हाई डेंसिटी, ठीक है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। कोलेस्ट्रॉल को हम लोग किस नाम से? हाई HDL को क्या कहते हैं? हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ठीक है। मतलब कोलेस्ट्रॉल का घनत्व जैसे जैसे घटता जाएगा वो कोलेस्ट्रॉल जो होगा स्वास्थ्य के लिए अच्छा कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा। मतलब ये लो डेंसिटी है, मतलब इसका घनत्व क्या है? कम। इसलिए यह कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए कैसा कोलेस्ट्रॉल होता है? बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, सही है। अब बात आती है तो हमारे लिए अच्छा कोलेस्ट्रॉल कौन सा होता है? तो अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल, सही है। इसलिए ध्यान रखिएगा, सही है। कुछ किताबें कोलेस्ट्रॉल को 3 भागों में डिवाइड कर देती हैं, तो ये एक तो LDL, दूसरा HDL और तीसरा होता है VLDL। VLDL मतलब जैसे कि हम आपको लिख के बता दे रहे हैं VLDL, सही है। इस V का मतलब होता है, सही है, वेरी लो डेंसिटी, वेरी लो डेंसिटी, सही है, वेरी लो डेंसिटी मतलब। और इसका घनत्व क्या हो रहा है? घट रहा है। तो जितना कोलेस्ट्रॉल का घनत्व घटता जाएगा कोलेस्ट्रॉल स्वास्थ्य के लिए उतना ही हानिकारक होता चला जाएगा, सही है। इससे हमारे हार्ट्स ब्लॉकेज हो जाते हैं, हार्ट्स में जो ट्यूब्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं? ब्लॉकेज हो जाती हैं। इसलिए हमारी बॉडी में LDL या VLDL का लेवल 0 होना चाहिए और HDL का लेवल हमारी बॉडी में क्या हो? ज़्यादा मात्रा पे हो, सही है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। तो हम लोगों ने लीवर में देखा, सही है, कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल बनता भी लीवर में है और कोलेस्ट्रॉल टूटता भी लीवर में है। और कोलेस्ट्रॉल जंतु द्वारा निर्मित क्या होती है? एक वसा होती है। थर्ड चीज़ आई अब हमारे पास लीवर में, जो नेक्स्ट पॉइंट था वो है पॉइंट नंबर, जरा चेक करें कौन सा चल रहा था। हाँ, ये था 5वां पॉइंट, से अब बात आती है तो ये 6ठे पॉइंट की। लीवर में किस पॉइंट की बात कर रहे हैं हम लोग? 6 पॉइंट की, ठीक है। तो यहाँ से लाइन ड्रॉ करें, ठीक है। 6 पॉइंट लीवर में आया हमारे पास 6ठा पॉइंट। 6ठे पॉइंट में हमें क्या पढ़ना पड़ता है? बाइल। 6ठे पॉइंट में क्या पढ़ना पड़ता है? बाइल। और बाइल को आप क्या कहते हो? बाइल को क्या कहते हैं? पित्त। बाइल को क्या कहते हैं? पित्त। पित्त का निर्माण, पित्त का निर्माण लीवर के द्वारा होता है। पित्त का निर्माण जो होता है वो लीवर के द्वारा होता है। पित्त का निर्माण कौन करता है? तो लीवर। लीवर किसका निर्माण करता है? बाइल का निर्माण करता है, ठीक है। लेकिन बाइल का
स्टोरेज, बाइल का जो संग्रह होता है वो कहाँ पर होता है, ये बॉडी के किस पार्ट में स्टोर हो जाता है जाके, तो पित्त का जो संग्रह होता है वो पित्त की थैली में होता है। किस में होता है, पित्त की थैली में, यानी आप जिसको क्या कहते हो, पित्ताशय, यानी आप इसको क्या कहते हो, गॉल ब्लैडर। क्या कहते हैं, गॉल ब्लैडर कहते हैं हम लोग इसको। तो पित्त का निर्माण कहाँ पर होता है, लीवर में, और पित्त का संग्रह कहाँ पर होता है, पित्ताशय यानी कि गॉल ब्लैडर में। अब थर्ड पॉइंट आता है, आखिर पित्त बना किस चीज का होता है, कौन सा वो रासायनिक पदार्थ है इसमें, कौन सा रासायनिक पदार्थ है मतलब पित्त कौन सा रासायनिक पदार्थ है, किस चीज का बना होता है, तो पित्त का जो निर्माण होता है वो कोलेस्ट्रॉल से होता है। किससे होता है, कोलेस्ट्रॉल से। पित्त का निर्माण किससे होता है, तो कोलेस्ट्रॉल से होता है। ठीक है, अब ठीक है, पित्त में और क्या चीज पढ़ने के लिए है, ठीक है, तो पित्त में पढ़ने के लिए होता है, बाइल में कुछ और भी पॉइंट होते हैं। तो बाइल में कुछ और भी पॉइंट होते हैं, जैसे बाइल का अगर हम पीएच मान देखें तो बाइल का जो पीएच मान होता है और वो होता है 8 से लेके 8.4, मतलब बाइल हमारा कैसा दिखता है, तो बाइल हमारा होता है क्षारीय। बाइल कैसा होता है, क्षारीय होता है। ठीक है, चलिए फिर बाइल में और क्या पॉइंट है, तो बाइल का जो कलर होता है, बाइल का जो कलर है, रंग पीला और हरा दिखाई देता है। बाइल किस रंग का दिखता है आपको, पीला हरे रंग का होता है। ठीक है, क्यों होता है, तो पित्त में दो कंपाउंड होते हैं। बाइल में क्या होते हैं, दो कंपाउंड होते हैं। एक कंपाउंड होता है बाइलिरुबिन, एक कंपाउंड कौन सा होता है, बाइलिरुबिन, और दूसरा कंपाउंड जो होता है वो होता है बाइलिवर्डिन। ठीक है, बाइलिरुबिन और बाइलिवर्डिन। तो बाइल का कलर किस प्रकार का दिखाई देता है, तो बाइल का कलर जो होता है पीला हरे रंग का दिखता है। कारण बाइल में कौन से कंपाउंड पाए जाते हैं, तो बाइल में कंपाउंड पाए जाते हैं बाइलिरुबिन और बाइलिवर्डिन। अब नेक्स्ट चीज आती है बाइल में पढ़ने के लिए, तो ये बाइल का कार्य क्या होता है, बाइल का बॉडी में कार्य क्या है, तो बाइल का कार्य होता है वसा का पाचन। वसा के पाचन में क्या करता है, सहायता। बाइल क्या करता है, वसा के पाचन में सहायता करता है। ठीक है, कैसे सहायता करता है, कैसे, मतलब आपके प्रश्न आया अब कि कैसे ये सहायता करता है वसा के पाचन में, तो यह वसा का पायसीकरण करता है। वसा का क्या करता है, पायसीकरण। वसा का क्या करता है, पायसीकरण, यानी इमल्सिफिकेशन। क्या करता है वसा का क्या करता है, इमल्सिफिकेशन करता है, यानी वसा का क्या कर देता है, पायसीकरण। सही है, वसा का पायसीकरण का मतलब क्या होता है, वसा के जो अणु होते हैं, इनका वसा के अणुओं का जो पाचन होता है वो थोड़ा सा कठिन होता है अन्य खाद्य पदार्थों की तुलना में। तो वसा को पचाना इतना आसान नहीं होता है। तो वसा का सबसे पहले वसा का क्या किया जाता है, पायसीकरण। पायसीकरण क्या है, जैसे ये वसा का क्या है, ये वसा का कोई अणु है। अब इसको अगर आपको डाइजेस्ट करना है तो फिर वसा का सबसे पहले पायसीकरण होगा। वसा का सबसे पहले पायसीकरण होगा, जिसमें वसा के अणु जो होते हैं ना, वो छोटे छोटे अणुओं में क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। वसा के अणु छोटे छोटे अणुओं में क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। इसी को वसा का क्या कहते हैं, पायसीकरण। अभी वसा का पाचन प्रारंभ नहीं हुआ है, केवल इसको तोड़ा गया है। तो इसी क्रिया को क्या कहा जाता है, पायसीकरण, जो कि किसकी सहायता से होता है, बाइल की सहायता से होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज आती है
वसा में पढ़ने के लिए, ठीक है, मतलब बाइल में नेक्स्ट चीज आती है पढ़ने के लिए हमारे पास कि बाइल का जो संबंध होता है, बाइल का जो संबंध होता है वो पीलिया रोग से होता है। पीलिया रोग, सही है। पीलिया रोग, पीलिया रोग में शरीर की कौन सी ग्रंथि में दिक्कत होने लगती है? यकृत ग्रंथि क्या होने लगती है? अपने कार्य को गड़बड़ करने लगती है। तो ध्यान रखिएगा, पीलिया रोग में कौन सी ग्रंथि प्रभावित हो जाती है? तो पीलिया में कौन सी ग्रंथि प्रभावित होती है? लीवर, सही है। पित्त की थैली नहीं आंसर चलेगा, सही है। रीजन उसका क्या है? रीजन किसका ये है क्योंकि बाइल का निर्माण तो लीवर ही करता है, लेकिन यह बाइल गॉल ब्लैडर में ना जाके कहाँ जाने लगता है? ब्लड में ट्रांसफर होने लगता है, जिस कारण से ब्लड में किसका परसेंटेज बढ़ने लगता है? बाइलिरुबिन और बाइलिवर्डिन का। तो बाइलिरुबिन का अगर बाइलिवर्डिन का परसेंटेज अगर ब्लड में बढ़ने लगे तो इस समस्या को क्या कहा जाता है? पीलिया रोग। और पीलिया रोग में ग्रंथि कौन सी प्रभावित होती है, मतलब किस ग्रंथि का कार्य जो है वो गड़बड़ा गया है? लीवर का फंक्शन जो है वो गड़बड़ करता है। अब बात आती है गॉल ब्लैडर में। अगर आप गॉल ब्लैडर को निकाल दो, सही है, अगर आप गॉल ब्लैडर को हटा दो तो फिर सही है किसके पाचन में प्रभाव पड़ेगा? तो गॉल ब्लैडर को हटा देने पर किसके पाचन पर प्रभाव पड़ता है? वसा का पाचन सुचारू रूप से नहीं हो पाता, वसा का पाचन सुचारू रूप से नहीं हो पाता, सही है। अब नेक्स्ट बात आती है बाइल पे पढ़ने के लिए, सही है। बाइल में कभी कभी पित्त की थैली में क्या आ जाती हैं? पित्त की थैली में, पित्त की थैली में, सही है, कभी कभी क्या हो जाती हैं? पथरियां पड़ जाती हैं, सही है। पित्त की थैली में पथरियां जब हो जाती हैं तो आखिर कैसे बन जाती हैं? ये पित्त की थैली में पथरियां जो होती हैं ये निर्मित किससे होती हैं? पथरियों का निर्माण कौन किससे होता है? कोलेस्ट्रॉल से। किससे होता है? कोलेस्ट्रॉल से। तो ध्यान रखिएगा, पथरियां बॉडी में, स्टोन्स बॉडी में दो ही जगह होती हैं, या तो आपके गॉल ब्लैडर में हो सकती है, मतलब पित्त की थैली में हो सकती है, या फिर किडनी में हो सकती हैं, ठीक है। पित्त की थैली की जो पथरियां होती हैं वो कोलेस्ट्रॉल के द्वारा बनती हैं। किसके द्वारा निर्मित होती हैं? कोलेस्ट्रॉल के द्वारा बनती हैं। जबकि अगर आपकी पथरियां किडनी में बन जाएं, जैसे हम यही बता रहे हैं आपको, किडनी में, किडनी का मतलब क्या होता है? किडनी का मतलब क्या होता है? वृक्क। यदि आपकी पथरियां किडनी में यदि किडनी में स्टोन्स बन जाएं तो फिर यह पथरियां जो होती हैं वो ठीक है, यह पथरी जो होगी फिर वो स्टोन जो होगी वो बनेगी कैल्शियम, किससे निर्मित होगी? कैल्शियम ऑक्सलेट से विकसित हो जाती है। किससे विकसित होती है? कैल्शियम ऑक्सलेट से बनती है। तो ध्यान रखिएगा, अगर स्टोन्स आपके गॉल ब्लैडर पे है तो कोलेस्ट्रॉल तैयार करता है उसको, और यदि आपकी स्टोन किडनी में है तो फिर कौन उसका निर्माण कर रहा है? कैल्शियम ऑक्सलेट जो होता है वो उसका क्या करता है? निर्माण करता है। तो ये हो गया बाइल, ठीक है। अब लीवर में नेक्स्ट चीज आती है, ठीक है। लीवर में नेक्स्ट चीज पढ़ते हैं हम लोग, वो है लीवर पे नेक्स्ट चीज आती है सबसे ज्यादा रीजनरेट करना, सबसे ज्यादा रीजनरेट मतलब कहते हैं हिंदी में इसको पुनः रुद्भवन, पुनः रुद्भवन, या आप हिंदी में इसको कह सकते हो पुनर्योजन शक्ति, या आप इसको हिंदी में क्या कह सकते हो? इसका हिंदी वर्जन और हो सकता है पुनर्योजन शक्ति, पुनर्योजन शक्ति, ठीक है। रीजनरेट करना मतलब पुनर्योजन शक्ति, यानी पुनरुद्भवन शक्ति, मतलब कहने का ये है कि पुनरुद्भवन शक्ति या पुनर्योजन शक्ति का अर्थ ये होता है कि लीवर अपने आप को रिपेयर करने की क्षमता, लीवर को ठीक करने की क्षमता जो होती है वो बहुत अधिक होती है। बॉडी के किस पार्ट में यह सबसे अधिक क्षमता पाई जाती है? तो लीवर में। तो सबसे अधिक पुनर्योजन शक्ति, मतलब अगर हम इसको यहाँ पे लिखें, सबसे अधिक
अधिक रीजनरेट करने की क्षमता, सबसे अधिक रीजनरेट करने की क्षमता किसके पास होती है? यकृत के पास होती है। मतलब आप क्या कर सकते हैं, यकृत को, लीवर के छोटे से टुकड़े को आप क्या कर लीजिए, निकाल के अलग कर दीजिए। जितना आप टुकड़ा उसको निकाल लोगे उतना ही क्या हो जाएगा, वो फिर से रीजनरेट, मतलब फिर से वो बन जाएगा। इतनी क्षमता शरीर के किसी भी अंग में नहीं पाई जाती, इतनी क्षमता किसी भी अंग में नहीं होती है। ये हमारे पास लीवर से संबंधित क्या हो गई हैं, कुछ जानकारियां हो गई। ठीक है, अब हमारे पास जो होता है नेक्स्ट पाचन ग्रंथि जो हमारे लिए आती है पढ़ने के लिए, वो है आपके पास अग्नाशय। ठीक है, अग्नाशय ग्रंथि, जिसको आप कहते हो पेनक्रियास, जिसको क्या कहते हैं, पेनक्रियास। ठीक है, अगली पाचन ग्रंथि, इससे पहले हम लोगों ने क्या देखा, लीवर। अब हम लोग देख रहे हैं नेक्स्ट पाचन ग्रंथि। अगली पाचन ग्रंथि जो होती है उसका नाम है अग्नाशय। और अग्नाशय जो है में पहला पॉइंट आता है, ये मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। मानव शरीर की कैसी है, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, अग्नाशय। सबसे बड़ी ग्रंथि पूछें तो लीवर, और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि पूछें तो अग्नाशय। ठीक है, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि का उदाहरण क्या है, अग्नाशय। अब अग्नाशय की दूसरी विशेषता देखिएगा। अग्नाशय की दूसरी विशेषता जो होती है वो ये हमारे शरीर की किस प्रकार की ग्रंथि है, मिश्रित। किस प्रकार की ग्रंथि है, मिश्रित ग्रंथि का क्या है, उदाहरण होता है मिश्रित ग्रंथि। अग्नाशय किस प्रकार की ग्रंथि है, मिश्रित ग्रंथि होती है। ठीक है, हमारे शरीर में मिश्रित ग्रंथि केवल कौन सी होती है, अग्नाशय। मिश्रित को आप क्या कहते हो, मिक्स ग्लैंड। क्या कहते हैं इसको हम लोग, मिक्स ग्लैंड। ठीक है, थर्ड चीज आती है मिश्रित ग्रंथि, मतलब होता है दो ग्रंथियां जिनके कार्य अलग अलग हैं। दो ग्रंथियां जिनके कार्य अलग अलग हैं, दोनों जुड़ जाती हैं, दोनों जुड़ कर क्या हो जाती हैं, एक हो जाती हैं। तो देखते हैं आखिर कौन सी ग्रंथि यहाँ पर जो है वो मिल गई है। ठीक है, तो यहाँ पर दो ग्रंथियां आपस में जुड़ती हैं। तो पहली जो ग्रंथि होती है वो यहाँ पर होती है, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं बाह्यस्रावी ग्रंथि। बाह्यस्रावी ग्रंथि, बाह्यस्रावी ग्रंथि। जिसको आप इंग्लिश में कहते हो एक्सोक्राइन ग्लैंड। क्या कहते हो, एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, और दूसरी ग्रंथि जो होती है, दूसरी जो ग्रंथि होती है वो होती है अंतःस्रावी ग्रंथि। दूसरी ग्रंथि कौन सी होती है, अंतःस्रावी ग्रंथि, जिसको आप क्या कहते हो, एंडोक्राइन ग्लैंड। जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। तो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथियां दोनों आपस में क्या हो गई, जुड़ गई। सही है, और किस ग्रंथि का निर्माण हो गया, अग्नाशय की। लेकिन जुड़ने के बाद सही है, बाह्यस्रावी, देखिए बाह्यस्रावी ग्रंथियां कार्य कुछ अलग करती हैं और अंतःस्रावी ग्रंथियां कार्य कुछ अलग करती हैं। ये कार्य भी वैसे करती हैं, स्वतंत्र, एक दूसरे से क्या है, स्वतंत्र रहेंगी। मतलब बाह्यस्रावी जो कार्य कर रही है वो करती रहेगी, अंतःस्रावी जो कार्य कर रही है वो करती रहेगी। ऐसा नहीं है कि जुड़ने के बाद वह दोनों सही है सेम काम करने लगे, ऐसा नहीं है। सही है, दोनों अलग थी, अलग ही रहेंगी और कार्य भी क्या करेंगी, अलग अलग करेंगे, लेकिन एक साथ सामूहिक रूप में आ जाती हैं, जुड़ जाती हैं। इसलिए सही है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, फिर बात आती है अंतःस्रावी ग्रंथियों को हम लोग और किस नाम से जानते हैं। ये इन ग्रंथियों को कहा जाता है नलिका विहीन ग्रंथियां। इनको हम लोग क्या कहते हैं, नलिका विहीन ग्रंथियां। देखते हैं क्या कहते हैं इनको, नलिका विहीन ग्रंथि, जिसको आप इंग्लिश में कहते हो डक्टलेस
ग्लैंड, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं इनको, डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है इनमें से डक्टलेस ग्लैंड का मतलब क्या होता है। यह ग्रंथियां चारों तरफ से क्या होती हैं, बंद होती हैं, कोई भी इसमें ट्यूब्स नहीं होती, कोई भी इनमें ट्यूब्स नहीं होती है। जबकि बाह्यस्रावी ग्रंथियों को हम लोग कहते हैं, ये कैसी ग्रंथियां हैं, नलिका, ये कैसी ग्रंथियां हैं, नलिका युक्त ग्रंथियां हैं। ये कैसी ग्रंथियां हैं, नलिका युक्त ग्रंथियां हैं, मतलब डक्टेड ग्लैंड है। ये कैसी ग्रंथियां हैं, डक्टेड ग्रंथियां हैं, मतलब नलिका सही है, युक्त ग्रंथियां हैं, मतलब इन ग्रंथियों में क्या पाई जाती हैं, नलियां होती हैं। इन ग्रंथियों में क्या होती हैं, नलियां होती हैं, इस प्रकार से। सही है, इस प्रकार से क्या होती है, इनमें नलियां होती हैं। ठीक है, अब ये दोनों ग्रंथियां जब जुड़ जाएंगी तो फिर किसका निर्माण होगा, अंतःस्रावी, किसका निर्माण होगा, अग्नाशय नामक ग्रंथि का क्या होगा, निर्माण हो जाएगा। सही है, चलिए फिर नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग देखेंगे कि अग्नाशय कि ये बाह्यस्रावी और अंतःस्रावी ग्रंथियाँ किस प्रकार से कार्य करती हैं। ठीक है, ओके, और अपना फीडबैक देते रहिए। ठीक है, सुझाव देते रहिए, जो बढ़िया से बढ़िया हो अच्छा सुझाव दीजिए।